हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द फाइनेंशियल सर्विस एंड मार्केट्स। टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड मेन बोर्ड आईपीओज की क्या एलिजिबिलिटीज होती है, एसएमई जो है आईपीओज आते हैं उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये फर्स्ट पार्ट है। आईपीओ के रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजी है उसको हम बाकी जो वीडियोस है उसके अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो प्लीज डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट या सिक्योरिटी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे जो कंपनीज है, जहाँ पे वो सिक्योरिटीज इशू करती हैं शेयर्स की फॉर्म में, बॉन्ड्स की फॉर्म में, डिबेंचर्स, और जहाँ पे हम उसको बड़ी आसानी के साथ परचेज और सेल कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट के दो कंपोनेंट है, प्राइमरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट जो है जहाँ पे कंपनी जो आती है वो अपनी लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए जो है वो सिक्योरिटीज जो है सेल करती हैं और वो फर्स्ट टाइम इशू करती हैं, तो जिसको हम न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं। सेकेंडरी मार्केट होती है कि जहाँ पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी जो ऑलरेडी मतलब जिनकी ट्रेडिंग होती है, जहाँ पे जैसे मान लो रिलायंस का इशू आ चुका है, वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो उसको हम स्टॉक मार्केट के माध्यम से आसानी के साथ सेल और परचेज कर सकते हैं। द मार्केट वेयर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड इज रेफर टू द सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट होता है जब कंपनी फर्स्ट टाइम इशू लेके आती है और वहां पे जो फंड्स होते हैं वो कंपनी के पास ही जाते हैं। सेकेंडरी मार्केट के अंदर क्या होता है कि जो जहाँ पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी जो होती हैं उनकी ट्रेडिंग होती है। पब्लिक इशू की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे होता है कि जब हम शेयर को सेल करते हैं या उसकी मार्केटिंग करते हैं, जहाँ पे हम प्रोस्पेक्टस इशू करके पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए इनविटेशन देते हैं। और जब एक पब्लिक कंपनी जो है पब्लिक से फंड रेज करती है तो उसको बहुत सारी प्रोविजन जो होती है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। कंपनी एक्ट 2013, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1957, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 92, उसी तरह सेबी आईसीटीआर रेगुलेशन 2018 रूल्स एंड बायलॉज ऑफ एक्सचेंज, और उसी तरह सेबी एलओडीआर रजिस्ट्रेशन 2015, उसी तरह डिपॉजिटरी एक्ट, उसी तरह प्रिवेंशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, वो सारे जो लॉज एप्लीकेबल होते हैं उसको वो फॉलो करना पड़ता है। एक कंपनी कैन रेज फंड्स फ्रॉम द प्राइमरी मार्केट थ्रू डिफरेंट मेथड्स, जैसे पब्लिक इशू लेके आ सकती है, राइट इशू लेके आ सकती है, बोनस इशू लेके आ सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट लेके आ सकती है। ये सारी चीजें जो है हम अगली वीडियो के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हमारा जो फोकस रहेगा इनिशियल पब्लिक ऑफर के ऊपर रहेगा। तो जब कंपनी जो है न्यू इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज इशू करती हैं ताकि वो शेयर होल्डर फैमिली का हिस्सा बन जाए, तो हम इसको कहते हैं पब्लिक इशू। जब पब्लिक को इनवाइट किया जाता है, ये दो तरह का होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है कि जब प्राइवेट कंपनी जो है पब्लिक कंपनी के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। प्रोसेस ऑफ गोइंग फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक कंपनी बाय फ्रेश इशू ऑफ शेयर, या अनलिस्टेड कंपनी जो होती है वो अपने शेयर जो है लिस्ट करवाती है और पब्लिक को ऑफर करती है, या एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को जो है पब्लिक को ऑफर किया जाता है, या ऑफर फॉर सेल टू पब्लिक, तो इसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफर भी कहते हैं। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है जिसके अंदर क्या होता है कि पब्लिक को इनवाइट किया जाता है फ्रेश इशू के माध्यम से, और उसके साथ ही क्या होता है कि एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी जो होती है वो भी जो है पब्लिक को ऑफर की जाती है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है या दोनों में से एक चीज भी हो सकती है। फर्दर पब्लिक ऑफर या फॉलो ऑन ऑफर व्हेन एन ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी जो है चाहे तो वो फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटी लेके आती है या वो ऑफर फॉर सेल टू द पब्लिक देती है, तो इसको हम कहते हैं फॉलो ऑन ऑफर।
इनिशियल पब्लिक ऑफर जो है जिसको हम दो वे से लेके आ सकते हैं, एक मेन बोर्ड आईपीओस, एक एसएमई स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस आईपीओस। मेन बोर्ड आईपीओस जब एक प्राइवेटली ओन्ड कंपनी जो है अपने शेयर जो है फर्स्ट टाइम जो है जनरल पब्लिक को ऑफर करती है और स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट होती है। तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है कि जो पोस्ट इश्यू पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट है कम से कम वो 10 करोड़ की होनी चाहिए। इश्यू के बाद जो पोस्ट इश्यू पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट दैट शुड बी एटलीस्ट 10 करोड़। मेन बोर्ड के अंदर क्या होता है कि रेगुलर आईपीओस लिस्टेड होते हैं और वो स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है वो उनकी ट्रेडिंग होती है। दोनों के अंदर भी हो सकती है और दोनों में से एक के ऊपर भी हो सकती है। तो इसकी जो एलिजिबिलिटीज है वो सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 के अंदर दी गई है। तो यहाँ पे हम उसको अच्छी तरह से स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सेबी इश्यूज कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2018 रेगुलेशन 6 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 6 सबसेक्शन 2। तो यहाँ पे दो नॉर्म्स है, ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है। तो अब दोनों को हम स्टडी करते हैं कि जब मेन बोर्ड पे कंपनी जो है आईपीओस लेके आती है तो ये प्रॉफिटेबिलिटी रूट है जिसको ऑप्शन 1 भी कह सकते हैं, एंटी नॉर्म 1 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिकली जो क्राइटेरिया है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेट टेंजिबल एसेट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेटवर्थ के ऊपर है। द कंपनी शुड हैव नेट टेंजिबल एसेट ऑफ एटलीस्ट ₹3 करोड़ इन ईच ऑफ द 3 प्रीसीडिंग ईयर। तो जो मतलब जब आईपीओस लेके आती है तो उससे पहले जो 3 प्रीसीडिंग ईयर है तो हर प्रीसीडिंग ईयर के अंदर जो उसकी नेट टेंजिबल एसेट है वो कम से कम 3 करोड़ का होना चाहिए। उसी तरह क्या है कि ये जो फ्रेश इशू के लिए कंडीशन है कि 3 करोड़ का नेट टेंजिबल एसेट होना चाहिए। तो इसके अंदर से जो कैश है कैश इक्विवेलेंट के अंदर जो है वो नॉट मोर देन 50% नहीं होना चाहिए। और उसी तरह कंपनी शुड हैव एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट दैट इज बिफोर टैक्स ऑफ एटलीस्ट 15 करोड़ इन द प्रीसीडिंग ईयर। वो पूरा जो साल है वो 12 मंथ का होना चाहिए विद ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन ईच ऑफ दी प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। तो जो आईपीओ से पहले 3 प्रीसीडिंग ईयर है तो उसके अंदर जो टोटल प्रॉफिट है तीनों सालों का वो 45 होना चाहिए, एवरेज जो है वो 15 होना चाहिए और नेट वर्थ ऑफ एटलीस्ट 1 करोड़ इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 ईयर। तो यहाँ पे भी वो जो साल है वो पूरा होना चाहिए। तो ये हमारा जो है ऑप्शन 1 है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नेटवर्थ के बेसिस पे, नेट टेंजिबल एसेट के बेसिस पे, प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे। और उसी तरह अगर कंपनी नेम चेंज करती है तो बेसिकली जो है कि जो वो जो प्रीवियस ईयर है उसके अंदर जो रेवेन्यू है वहां से कम 50% जो है जो नेम चेंज किया है उससे आना चाहिए। अगर ऑप्शन 1 की कंडीशन फुलफिल होती है तो जो पब्लिक इशू निकाला जाएगा तो फिर 50% जो है नॉट मोर देन 50% शुड बी गिवन टू द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, रिटेल को नॉट लेस देन 35%, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को नॉट लेस देन 15%। अब हम देखते हैं ऑप्शन 2 या एंटी नॉर्म 2 जो कि नेट टेंजिबल एसेट जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी और नेटवर्थ जो होती है उसकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो यहाँ पे है कि इशू जो है वो बुक बिल्डिंग रूट के द्वारा आएगा और जो कम से कम जो है 75% जो है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बार को ऑफर किया जाएगा और अगर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बार जो है सब्सक्राइब नहीं करते तो इशू फेल हो जाएगा और चाहे वो ओवरऑल बेसिस पे ओवर सब्सक्राइब हो, बट अगर एटलीस्ट 75% जो सब्सक्रिप्शन है वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बार ने नहीं सब्सक्राइब की तो वहां पे क्या है कि बेसिकली जो है वो जो है ऑफ मतलब जो इशू है वो फेल हो जाएगा, चाहे वो ओवरऑल क्या है ओवर सब्सक्राइब्ड है। अगर ऑप्शन पहले नहीं मीट होती तो यहाँ पे हमने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बार को कम से कम जो है 75% ऑफर करना है, रिटेल जो है उसको हमने 10 से ज्यादा नहीं देना, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को हमने नॉट मोर देन 15%। मेन बोर्ड की जो एलिजिबिलिटी है देखो, एक तो क्या है कि कंपनी फाउंडर, प्रमोटर, डायरेक्टर जो और इवन जो शेयर होल्डर सेल कर रहा है उसके अंदर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होना चाहिए।
और उसी तरह जो प्रमोटर, डायरेक्टर, फाउंडर या जो इन्वेस्टर अपना इश्यू सेल कर रहा है, तो वो कैपिटल मार्केट को एक्सेस करने से डी बार नहीं होनी चाहिए। उसी तरह जो प्रमोटर, मैनेजर, फाउंडर, इन्वेस्टर शुड नॉट बी एफिलिएटेड विद अनदर कंपनी जिसको कैपिटल मार्केट की एक्सेस से रोका गया है। और ये जो कैटेगरी मैंने आपको बताई है, प्रमोटर, डायरेक्टर, फाउंडर, इन्वेस्टर, भी डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए और ना ही फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंस एक्ट के अंदर इनको क्लासिफाई एज ए फ्यूगेटिव नहीं किया गया, भगोड़े नहीं किया गया। और उसी तरह जब इशू के बाद जो पोस्ट आईपीओ है उसके अंदर जो मिनिमम होल्डिंग है प्रमोटर की, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे है चाहे वो कलेक्टिव लेवल पे है, वो कम से कम जो है जो पोस्ट जो पेड अप कैपिटल है वो 20% कम से कम होनी चाहिए। उसी तरह हम देखते हैं कि जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज आईपीओज हैं, तो यहाँ पे होता है कि जो स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेस है जब वो पहली बार पब्लिक ऑफरिंग लेके आते हैं तो उसको एसएमई आईपीओज कहा जाता है। तो यहाँ पे वो अपने शेयर जो होते हैं फर्स्ट टाइम सेल करते हैं। तो यहाँ पे जो पोस्ट इश्यू साइज है वो 25 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता। कि जो पोस्ट आईपीओ पेड अप कैपिटल है वो 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे जो इश्यू साइज होता है वो भी जो है लेस देन 10 करोड़ होना चाहिए। तो यहाँ पे दो एसएमई प्लेटफॉर्म है लिस्टिंग के लिए, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एसएमई और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वहां पे इसको एनएसई इमर्ज कहा जाता है। अब देखते हैं कि एसएमओ की जो बीएससी के अंदर जो रिक्वायरमेंट है, नेटवर्थ जो है एटलीस्ट 1 करोड़ फॉर 2 प्रीसीडिंग फुल फाइनेंशियल ईयर होनी चाहिए। और उसी तरह नेट टेंजिबल एसेट जो है ₹3 करोड़ इन द लास्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ट्रैक रिकॉर्ड जो है कि अगर जो है 3 इयर्स का होना चाहिए। और अगर ये प्रोजेक्ट जो है नहीं होता तो यहाँ पे जो आईपीओ है जिस प्रोजेक्ट को फिनांस करना है वो अप्रेज्ड और फंडेड बाय नबार्ड या सिडबी या बैंक्स अदर देन कोऑपरेटिव बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा उसका अप्रेजल होना चाहिए। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है कि अगर तीन जो मतलब जिस साल के अंदर आईपीओ है तो वहां पे पॉजिटिव होना ही चाहिए। तो जो 3 प्रीसीडिंग ईयर्स हैं उनमें से 2 में पॉजिटिव होना चाहिए। लीवरेज के अंदर जो डेट इक्विटी रेशियो है दैट शुड बी नॉट मोर देन 3:1। और उसी तरह देखो यहाँ पे जो रेगुलेटरी एक्शन या मतलब किसी भी जो प्रमोटर है या कंपनी प्रमोटेड बाय प्रमोटर के अगेंस्ट को रेगुलेटरी एक्शन या सस्पेंशन ऑफ ट्रेडिंग नहीं होना चाहिए। और कंपनी डायरेक्टर जो है शुड नॉट बी बार्ड और डिस्क्वालिफाइड बाय एनी ऑफ द रेगुलेटरी अथॉरिटी। और कोई भी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल या प्रिंसिपल के अंदर जो चाहे वो डिबेंचर, बॉन्ड, फिक्स डिपॉजिट है तो वहां पे प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के अगेंस्ट उन्होंने डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए। कंपनी की एक फंक्शनल वेबसाइट होनी चाहिए और कंपनी मतलब डीमैट के अंदर फैसिलिटी दे। और उसी तरह क्या है कि डिपॉजिटरी सीडीएसएल और एनएसडीएल के साथ उसका एग्रीमेंट होना चाहिए। उसी तरह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को एक सर्टिफिकेट को सबमिट करेंगे कि कंपनी जो है बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर नहीं है, ना ही कोई वाइंडिंग अप पिटीशन जो है रिसीव की गई है। उसी तरह हम देखते हैं कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इमर्ज एसएमई आईपीओज होते हैं तो वहां पे कंपनी जो है दैट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड अंडर 1950 कंपनी एक्ट 1956 और कंपनी एक्ट 2013। और यहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए ऑफ एटलीस्ट 3 इयर्स। प्रमोटर जो है इंडिविजुअली और ज्वाइंटली होल्ड एटलीस्ट 20% ऑफ द शेयर कैपिटल आफ्टर द इशू। तो वन ऑफ द प्रमोटर should have at least 3 years of experience in the same industry. Company should have operating profit and positive net worth at least 2 out of the 3 fiscal year. और उसी तरह कोई बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन या इंसॉल्वेंसी या बैंक्रप्सी की प्रोसीडिंग जो है कंपनी के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। Company should not have received any binding petition from the NCLT and court. नो मैटर रेगुलेटरी और डिसिप्लिनरी एक्शन जो होता है एप्लीकेंट कंपनी के अगेंस्ट जो है स्टेक एक्सचेंज या रेगुलेटरी एजेंसी ने लास्ट ईयर्स के अंदर नहीं किया होगा। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेन बोर्ड एंड एसएमई। देखो यहाँ पे मेन बोर्ड के अंदर जो चैप्टर 2 ऑफ
सेबी ICDR है वो एप्लीकेबल है, जो SME है वहाँ पे चैप्टर 9 एप्लीकेबल है। तो मेन बोर्ड के अंदर क्या होता है कि देखो जो ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस है वो सेबी और स्टॉक एक्सचेंज के साथ फाइल किया जाता है उनकी अप्रूवल के लिए, उनकी ऑब्जर्वेशन के लिए। लेकिन जो SME है वहाँ पे ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस जो है ऑब्जर्वेशन के लिए स्टॉक एक्सचेंज के पास फाइल किया जाता है। और यहाँ पे क्या है कि उनका जो मिनिमम मेन बोर्ड के अंदर 10 करोड़ ऑफ पोस्ट इश्यू कैपिटल होना चाहिए। SMA के अंदर पोस्ट इश्यू कैपिटल जो है दैट शुड नॉट एक्सीड 25 करोड़। देखो जो मेन बोर्ड है यहाँ पे आप मल्टीपल लिस्टिंग हो सकती है, लेकिन यहाँ पे एक ही स्टॉक एक्सचेंज के अंदर उनकी लिस्टिंग हो सकती है। और यहाँ पे मेन बोर्ड के अंदर जो अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे मिनिमम एप्लीकेशन जो है 10,000 से लेके 15,000 पर एप्लीकेशन मतलब लगा सकता है। लेकिन यहाँ पे SMA के अंदर जो मिनिमम एप्लीकेशन साइज है वो 1 लाख से 2 लाख के बीच में हो सकता है। मेन बोर्ड के अंदर वन इक्विटी शेयर की भी ट्रेडिंग हो सकती है, बट SMA के अंदर लॉट्स के अंदर होता है, तो वहाँ पे मिनिमम लॉट ऑफ सच शेयर जो कि इश्यू प्राइस के ऊपर बेस्ड होता है। मेन बोर्ड के अंदर जो लॉटरीज है मिनिमम 1000 होनी चाहिए, SMA के अंदर ये 50 होने चाहिए। मेन बोर्ड के अंदर देखो जो मार्केट मेकर्स होते हैं वो रिक्वायर्ड नहीं होते, बट SMA के अंदर मार्केट मेकर जो है रिक्वायर्ड होते हैं, 3 इयर्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। मेन बोर्ड के अंदर जो होती है सॉफ्ट अंडरराइटिंग होती है जो इश्यूज बुक बोर्ड के द्वारा होते हैं। और यहाँ पे जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बार्स जो कि कंपल्सरी बुक होल्ड होता है तो वहाँ पे नहीं होते। सॉफ्ट अंडरराइटिंग का मतलब होता है कि जैसे मान लो एप्लीकेशन मतलब गया हुआ है, वहाँ पे कोई डिफॉल्ट होता है तब वहाँ पे अंडरराइटर्स ने वो लेना होता है। बट SMA के अंदर क्या होता है कि ये हार्ड अंडरराइटिंग होता है, यहाँ पे 100% अंडरराइटिंग होता है विद मिनिमम अंडरराइटिंग 15% बाय मर्चेंट बैंकर। तो यहाँ पे जो मेन बोर्ड के अंदर जो प्रमोटर है उसका जो 20% है वो 18 मंथ्स के लिए लॉक इन होता है, और जो रिमेनिंग 80% है वो 6 मंथ के लिए होता है। बट SMA के अंदर क्या होता है कि जो प्रमोटर है उसका जो मिनिमम 20% है वो 36 मंथ के लिए, और बाकी जो 80% है वो 1 साल के लिए लॉक इन पीरियड होता है।